हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने एचआईवी की डिटेल स्टडी करी थी और इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी एचआईवी की मॉर्फोलॉजी देख ली थी, इसके रेट्रोवायरस के क्लासिफिकेशन को देखा था और हम लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस और रिस्क फैक्टर्स की बात कर ली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। मतलब किसी भी पर्सन को एचआईवी की इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको हम लोग कैसे डायग्नोसिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी वी हैव 3 टेस्ट मेनली। कितने टेस्ट हैं हम लोग के पास में एचआईवी के डायग्नोसिस के लिए? 3 टेस्ट हैं। जो फर्स्ट टेस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट। क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट। दूसरी है आपकी नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, नॉन स्पेसिफिक। और तीसरी है आपकी क्या? जो तीसरी टेस्ट है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की है। क्या है? टेस्ट फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। टेस्ट फॉर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ओके, देखिए स्पेसिफिक टेस्ट, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में डिफरेंस क्या है? स्पेसिफिक टेस्ट आर दोज टेस्ट दैट वी डू और दैट स्पेसिफाई ओनली फॉर एचआईवी इन्फेक्शन। क्या है? ये एचआईवी इन्फेक्शंस के लिए स्पेसिफिक है। मतलब अगर ये टेस्ट करते हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट है और ये पॉजिटिव आती है, मतलब ये हम लोग श्योरली कह सकते हैं कि एचआईवी की इन्फेक्शन है, राइट। और नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में मतलब अंडरलाइनिंग कॉजेज भी हो सकते हैं कि एचआईवी हो भी सकती है या किसी अदर डिजीज़ के वजह से भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ रही है, राइट। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मतलब जब एचआईवी की इन्फेक्शंस होती है किसी भी पर्सन्स को तो बहुत सारे डिजीजेस उसको हो सकते हैं और उस इन्फेक्शंस को अगर हम लोग या उस डिजीज़ को हम लोग डायग्नोसिस कर लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्सन को एचआईवी भी हो सकती है। बट these are the opportunistic infections, means the disease is due to HIV or maybe due to some other causes, right. Specific tests are specific only for HIV infection, non-specific test may be due to some other diseases. So let's see कि स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग कौन कौन से टेस्ट देखते हैं, कौन कौन से टेस्ट करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट में। तो स्पेसिफिक टेस्ट में है सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं? एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन। दूसरा हम लोग करते हैं इसमें वायरस का आइसोलेशन, वायरस आइसोलेशन। तीसरा हम लोग करते हैं इसमें एंटीबॉडी डिटेक्शन। क्या करते हैं? एंटीबॉडी का डिटेक्शन, राइट। और चौथा इसमें क्या है? डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। देखिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, सारे टेस्ट को अलग अलग डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले स्पेसिफिक टेस्ट को देख लेते हैं, फिर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट की बात करते हैं और फिर हम लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड उससे रिलेटेड ट्यूमर्स की बात करेंगे। स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे? एंटीजन डिटेक्शन, मतलब कौन कौन से एंटीजन पॉजिटिव आ सकते हैं किसके केस में? एचआईवी इन्फेक्शन के केस में। और अगर एचआईवी की इन्फेक्शन है तो हम लोग वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं उस पर्सन से जिसको एचआईवी की इन्फेक्शन है। तो वायरस कौन कौन से प्लेस से, कौन कौन से सैंपल से आइसोलेट किया जा सकता है और उसके बाद में एंटीबॉडी बनेगी। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक उसमें आएंगे, और वायरल न्यूक्लिक एसिड का डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, राइट। अब इसको डिटेल स्टडी करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में क्या क्या आता है। तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग क्या देख सकते हैं? एक तो देख सकते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और दूसरा हम लोग डीएलसी कर सकते हैं। मतलब टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट एंड डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखेंगे। दूसरा हम लोग प्लेटलेट ऐसे कर सकते हैं, मतलब प्लेटलेट्स काउंट को देख सकते हैं। तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें आईजीजी एंड आईजीए। पांचवा हम लोग देखते हैं स्किन टेस्ट फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट।
तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग ये सारे करते हैं। अब इसको नॉन स्पेसिफिक टेस्ट को डिस्कस बाद में करेंगे, अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक टेस्ट को। देखिए स्पेसिफिक टेस्ट में हमने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहला करेंगे क्या, एंटीजन डिटेक्शन। तो एंटीजन डिटेक्शन में देखिए क्या करते हैं, जो वायरस है हम लोगों ने उसका ऑलरेडी स्ट्रक्चर देखा था, वही एंटीजन के रूप में काम करता है। तो इन एंटीजन डिटेक्शन वी डिटेक्ट द P24 एंटीजन। हम लोग कौन से एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, P24 एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको याद हो तो P4 एंटीजन क्या था, दिस वाज द प्रिंसिपल एंटीजन फॉर कोर एंटीजन। देखिए हमने वायरस का जब स्ट्रक्चर बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, वायरस का क्या है, एनवलप है, उसके अंदर में क्या है, कोर है, तो इसको क्या बोलते हैं, और ये जो है इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल था इसमें। ये क्या था, एनवलप था, एनवलप, ये आउटर सेल था, आउटर सेल ऑफ कोर एंटीजन, और ये था आपका न्यूक्लियो कैप्सिड, राइट, न्यूक्लियो कैप्सिड। और ये न्यूक्लियो कैप्सिड जो है एंटीजन के रूप में काम कर रहा था। ये कौन सा एंटीजन था, P24 एंटीजन। सो दिस वाज द P24 एंटीजन, दैट मीन्स द प्रिंसिपल एंटीजन दैट इनकोड फॉर द कोर एंटीजन। और ये एंटीजन हम लोग डिटेक्ट करते हैं और इसको कहते हैं कि ये जो P24 एंटीजन है, दिस इज द अर्लीस्ट एंटीजन टू अपीयर, दिस इज द अर्लीस्ट एंटीजन टू अपीयर इन द ब्लड, अर्लीस्ट अपीयर इन ब्लड। देखिए कितने टाइम में ये P24 एंटीजन हमें ब्लड में प्रेजेंट मिल सकता है, तो 2 वीक्स। 2 वीक्स के अंदर ही क्या P24 एंटीजन को अगर हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्सन को क्या है, HIV की इन्फेक्शन हो गई है, राइट। ये हमने बात कर ली एंटीजन डिटेक्शन की। अब बात करते हैं वायरस आइसोलेशन की, कि अगर किसी भी पर्सन को क्या है, HIV की इन्फेक्शन हुई है, तो हम लोग वायरस को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं और कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए वायरस को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं इससे CD4 सेल से, CD4 सेल्स, दैट इज CD4 लिम्फोसाइट। CD4 लिम्फोसाइट्स ये क्या था, जब वायरस का अटैक हो रहा था तो वो किसके साथ में बाइंड करता था, CD4 सेल्स के साथ में, नहीं CD4 लिम्फोसाइट्स के साथ में बाइंड करता था। तो अगर हम लोग CD4 सेल्स को आइसोलेट कर लेंगे, कहाँ से, फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड, पेरिफेरल ब्लड, राइट, और कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, बोन मेरो से आइसोलेट कर सकते हैं, और कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं, सीरम से भी आइसोलेट कर सकते हैं। तो वायरस का आइसोलेशन कहाँ से हो गया, CD4 सेल्स फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड, बोन मेरो एंड सीरम, राइट। हमने 2 चीज़ देख ली, वायरस का आइसोलेशन और एंटीजन का डिटेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे किसका, एंटीबॉडी डिटेक्शन। देखिए एंटीबॉडी डिटेक्शन में मेनली जो हम लोग टेक्निक की बात करते हैं वो है इलाइजा टेक्निक, और भी कुछ टेस्ट हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बट क्या है कि इलाइजा एक वास्ट टॉपिक है, इसके लिए हम एक अलग लेक्चर में बात करेंगे। तो एंटीबॉडी डिटेक्शन को हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं थोड़ा सा। अब उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। वायरल न्यूक्लिक एसिड, इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड को हम लोग डिटेक्ट करने के लिए हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, वायरल न्यूक्लिक एसिड। देखिए वायरल न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने की जो टेक्निक है वो हम लोग मेनली क्या है करते हैं, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम लोग वायरल न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करेंगे। और PCR की भी 2 प्रोसेस है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं DNA PCR, या हम लोग कर सकते हैं RNA PCR, राइट। जेनेटिक मटेरियल वायरस की क्या थी, RNA, तो हम लोग RNA की PCR टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये RNA से क्या बना रहा था, DNA, कैसे बना रहा था, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंड द प्रोसेस वाज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो RNA से क्या बना रहा था, DNA। तो अब जो DNA बनेगी
होस्ट में उसमें इस वायरस की न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगी, राइट। अब उसको हम लोग एम्पलीफाई करेंगे पीसीआर टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग कह सकते हैं कि डीएनए पीसीआर करके हम लोग वायरस की न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। बट दिस टेस्ट इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस इन विंडो पीरियड ओनली। किसमें? विंडो पीरियड में डिटेक्शन के लिए यूजफुल है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे? एंटीबॉडी डिटेक्शन। आगे हम लोग देखते हैं एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी डिटेक्शन, देखिए एंटीबॉडी में हम लोग मेनली कौन कौन से एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं? हम लोग मेनली जो है, एक एंटीबॉडी है आईजीएम, दूसरी क्या है? आईजीजी एंटीबॉडी। ये दो एंटीबॉडी जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, राइट। ये एंटीबॉडी जो है, अब देखिए आईजीएम जो होता है, आईजीएम क्या करता है? मेनली प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसको कह सकते हैं फॉर एक्यूट इन्फेक्शन। पहली बार इन्फेक्शन हुई एचआईवी की, फर्स्ट टाइम अटैक हुआ एचआईवी का, तो कौन से एंटीबॉडी बनेंगे? आईजीएम। ये शॉर्ट टाइम होता है, अर्लीस्ट एंटीबॉडी टू अपीयर, तो अपीयर होता है, मतलब एंटीबॉडी के केस में आईजीएम और आईजीजी की बात करें तो कौन सा अपीयर होता है? सबसे पहले आईजीएम। आईजीएम कब अपीयर हो जाता है? 3 to 4 वीक्स में, 3 to 4 वीक्स में आईजीएम अपीयर होगा। और इसके बाद अगर ये क्रोनिक स्टेज में जाएगी तब आईजीजी एंटीबॉडी अपीयर होगी, राइट। सो आईजीएम एंटीबॉडी अपीयर्स एट 3 to 4 वीक्स फॉलोड बाय आईजीजी एंटीबॉडी इन द क्रोनिक स्टेज, राइट। अब आईजीएम की और बात करें तो ये अपीयर हुई थी 3 to 4 वीक्स में अपीयर हुई थी, और कब तक रहेगी? 8 to 10 वीक्स तक। कब तक? 8 to 10 वीक्स तक। तो दिस एंटीबॉडी अपीयर्स एट 3 to 4 वीक्स एंड दिस अपीयर at 8 to 10 weeks, right? So this is for the IgM antibody, and in the chronic stage IgG एंटीबॉडी अपेयर होगी। अब देखिए IgG डिसअपेयर होगी 8 to 10 वीक्स में, बट IgG क्या है? लाइफ लॉन्ग रहेगी, लाइफ लॉन्ग रहेगी, हमेशा हमेशा की। अगर किसी भी पर्सन को HIV की इन्फेक्शन हुई तो इन दैट केस IgG एंटीबॉडी फॉर HIV वुड बी प्रेजेंट लाइफ लॉन्ग, राइट। तो हम लोगों ने अब तक क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने स्पेसिफिक टेस्ट को डिस्कस कर लिया। स्पेसिफिक टेस्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा? एंटीजन डिटेक्शन। दूसरा हमने देखा वायरस का आइसोलेशन। एंटीजन कौन सा? P24 एंटीजन डिटेक्ट कर रहे थे, वायरस आइसोलेशन कर रहे थे हम लोग CD4 लिम्फोसाइट्स, राइट। अब उसके बाद हमने देखा था एंटीबॉडी डिटेक्शन। एंटीबॉडी में हमने कौन कौन से बात कर ली? IgG एंड IgM की बात कर ली। और उसके बाद हम लोग ने एक चीज़ और देखा था। क्या देखा था? जल्दी बताओ। हम लोगों ने देखा था डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, वायरल न्यूक्लिक एसिड किसके थ्रू? PCR के थ्रू। अब देखिए हम लोगों ने एंटीबॉडी डिटेक्शन तो पढ़ा, IgM और IgG एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं, बट कौन सी टेक्निक से डिटेक्ट करेंगे, क्या प्रोसेस रहता है एंटीबॉडी डिटेक्शन का, वो हम लोग अब आगे देख लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। कौन से स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं HIV पेशेंट में या HIV इन्फेक्शंस के केस में। सो द लेबोरेटरी टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी इन HIV इन्फेक्शंस। और वो एंटीबॉडी कौन कौन सी थी? वो दो एंटीबॉडी हम लोगों ने अभी देखा था। कौन कौन से? IgG
एंड आईजीएम 3 to 4 वीक्स में अपेयर हो रहा था, 8 to 10 वीक्स में डिसअपेयर हो रहा था, और आईजीजी लाइफ लॉन्ग रहती है, क्रोनिक स्टेज में आती है ये। तो अब इसको डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्क्रीनिंग टेक्निक है उसको हम लोग बोलते हैं ERS टेस्ट। क्या बोलते हैं, कैसे इसको याद कर सकते हैं, ERS टेस्ट, राइट। ERS, देखिए E स्टैंड्स फॉर ELISA, व्हाट इट इज, E stands for ELISA, enzyme linked immunosorbent assay, and R stands for some rapid tests are there, so R stands for the rapid test, and S stands for some simple test, what it is, some simple test। अब देखिए सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें, इलाइजा। देखिए एक वास्ट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इलाइजा एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलाइजा में क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे एंजाइम्स का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी है उसमें प्रेजेंट होती है और एंटीजन के अगेंस्ट में और सबस्ट्रेट के साथ में ये प्रोडक्ट बनाती है और उसको हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये एंजाइम लिंक्ड है, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। अब रैपिड टेस्ट में देखते हैं कि रैपिड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं। रैपिड टेस्ट में जो सबसे पहला टेस्ट है वो है डॉट ब्लॉट ऐसे, क्या है, डॉट ब्लॉट ऐसे। दूसरा आपका लेटरल फ्लो ऐसे, लेटरल फ्लो ऐसे मेनली जो है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं, लेटरल फ्लो ऐसे है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, पार्टिकल एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, इसमें यूज़ करते हैं लेटेक्स या जिलेटिन, राइट। ये रैपिड टेस्ट में डॉट ब्लॉट ऐसे, लेटरल फ्लो ऐसे एंड पार्टिकल एग्लूटिनेशन, ये 3 टेस्ट आ रहे हैं। अब बात करें अगर सिंपल टेस्ट की, सिंपल टेस्ट में जो है, दिस सिंपल टेस्ट इज बेस्ड ऑन द इलाइजा टेक्निक, ERS टेक्निक के साथ साथ कुछ सप्लीमेंट टेस्ट और कर सकते हैं। तो दिस S कैन ऑल्सो स्टैंड्स फॉर सप्लीमेंटल टेस्ट, मतलब इसके साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम लोग कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉट, और इसके साथ साथ हम लोग कर सकते हैं इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट, राइट। और एक टेस्ट है, एक और टेस्ट है क्या, रेडियो इम्यूनो प्रिसिपिटेशन टेस्ट या प्रिसिपिटेशन ऐसे। देखिए ERS टेस्ट में मेनली इलाइजा है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोगों ने ओवरऑल स्पेसिफिक टेस्ट की डिस्कस कर ली, अब हम लोग देखने वाले हैं नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। क्या देखने वाले हैं, नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, मतलब स्पेसिफिक टेस्ट के साथ साथ कौन से नॉन स्पेसिफिक टेस्ट जो हैं पॉजिटिव आएंगे, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्सन को HIV की इन्फेक्शन हो सकती है। तो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि हम लोग टोटल लीकोसाइट काउंट को देख सकते हैं TLC, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट TLC एंड DLC काउंट। देखिए इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन को एड्स होता है उसमें होता है लीकोपीनिया। क्या होता है, लीकोपीनिया मीन्स क्या हुआ, उस पर्सन की लिम्फोसाइट काउंट क्या होगी, डिक्रीज होगी। लिम्फोसाइट काउंट विल डिक्रीज, और वो डिक्रीज होकर के कितनी हो जाएगी, 400 पर mm³, 400 पर mm³ या इससे भी कम हो जाएगी। किसके केस में,
HIV की इन्फेक्शन के केस में, राइट, अगर किसी भी पर्सन में लिम्फोसाइट काउंट लेस देन 400 पर mm³ आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस पर्सन को HIV की इन्फेक्शन हो सकती है। अब देखिए, अब आगे और देखिए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में, एक तो सबसे पहला आपका क्या होगा, TLC एंड DLC काउंट, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, T लिम्फोसाइट सबसेट एसे, T लिम्फोसाइट सबसेट एसे। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं CD4 एंड CD8 का रेशियो, CD4:CD8 रेशियो। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था कि CD4 एंड CD8 HIV के केस में क्या होती है, CD4 लिम्फोसाइट एंड CD8, इसका क्या होगा, जो अमाउंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। बट हम इन दोनों की रेशियो की बात करें तो ये रेशियो HIV के केस में हमें मिलती है 0.5:1, मतलब 0.5:1 ये रेशियो मिलती है एड्स के केस में या HIV के केस में। लेकिन अगर हम नॉर्मल की बात करें कि नॉर्मल ये रेशियो क्या होता है, सो नॉर्मली दिस रेशियो इज 2:1, राइट। हमने क्या किया, CD4 एंड CD8 का नॉर्मल रेशियो देखा तो ये क्या है, 2:1। बट HIV के केस में CD4 डिक्रीज होती है और कहेंगे क्या कि नॉर्मल के भी आधे हो जाती है, तो रेशियो क्या हो जाएगी, 0.5:1। सो CD4 वुड बी लेस, द अमाउंट ऑफ CD4 वुड डिक्रीज, सो द रेशियो विल बिकम 0.5:1, राइट। अब तीसरी टेस्ट जो हम लोग देखते हैं किसके केस में, HIV के केस में, वो है आपका प्लेटलेट काउंट। जो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट की हम लोग बात करें तो वो क्या था, प्लेटलेट काउंट। देखिए HIV के केस में प्लेटलेट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, सो देयर वुड बी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या होगा, अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नॉर्मली क्या होता है, ये 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन HIV के केस में इसकी अमाउंट डिक्रीज होगी, नंबर डिक्रीज होगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब ये 3 चीज़ें देख ली नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में। चौथी चीज़ हम लोग देखते हैं, फोर्थ जो हम लोग देखते हैं क्या, IgG एंड IgA का लेवल। IgG एंड IgA का लेवल देखिए, हमने आपको जब बताया था IgG एंड IgM के बारे में, तो हमने बोला था क्या कि IgM अपियर होगी 3 to 4 वीक्स में और IgG क्रोनिक स्टेज में अपियर होगी, मतलब लेटर ऑन अपियर होगी और ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। मतलब ये IgG अगेंस्ट HIV ये क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, नहीं हो रही, तो ये IgG के साथ IgA का भी जो लेवल है वो क्या होगा, रेज होगा, राइट। ये हम लोगों ने जो है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट की बात कर ली। अब हम लोग एक चीज़ और अब देखते हैं, क्या हम लोगों ने स्पेसिफिक टेस्ट देख लिया, हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक टेस्ट देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की। अपॉर्चुनिस्टिक TUNIS, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड ट्यूमर्स। देखिए हमने क्या कहा था, बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, ये सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं किसमें, HIV के केस में। और जो पर्सन्स की डेथ होती है मेनली सिर्फ और सिर्फ HIV की वजह से नहीं होती है, जो डेथ होती है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के कारण ज़्यादा होती है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस प्ले द सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेथ ऑफ द पर्सन इन केस ऑफ HIV, राइट। और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में ये सारे इन्फेक्शंस, अगर हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन या उसके साइन एंड सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेते हैं, पहचान जाते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इस पर्सन को HIV हो सकती है। बट स्पेशली हम लोग अब बात करेंगे ट्यूमर्स की। इसमें HIV के केस में जो एक ट्यूमर बहुत ही फेमस है, ट्यूमर की बात करेंगे, एक ट्यूमर बहुत ही फेमस है जो किस में होती है, HIV पेशेंट में होती है। उस ट्यूमर का नाम है, क्या नाम है, कैपोसी सार्कोमा।
कैपोसी सार्कोमा। कैपोसी सार्कोमा, दिस ट्यूमर इज एसोसिएटेड विद HIV इन्फेक्शंस। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, बी सेल लिम्फोमा हो सकता है, बी सेल लिम्फोमा। और क्या क्या हो सकता है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। व्हाट इट इज, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। Non-Hodgkin lymphoma is the B-cell lymphoma that can be associated in case of HIV infections, and Kaposi sarcoma, this is the malignant tumor that is associated with or in case of HIV infection। अब कैपोसी सार्कोमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कैपोसी सार्कोमा क्या है, ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, क्या है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। This tumor arises from endothelial cells of blood vessels, right? अब इसमें क्या होता है, endothelial cells of blood vessels से क्या होता है, राइज होता है malignant tumor that is the Kaposi sarcoma। तो इसमें क्या होगा, इसमें मेनली हम रखते हैं ब्लूइश पर्पल एंड पेनलेस स्पॉट्स, ब्लूइश पर्पल एंड पेनलेस स्पॉट्स मिलते हैं उस पर्सन में, कहाँ पे, उसके स्किन में और उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड इन also some internal organs, देखिए ट्यूमर में क्या है, कैपोसी सार्कोमा। एंड व्हाट कैपोसी सार्कोमा, दिस इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ endothelial cells of blood vessels and it is characterized by bluish purple and paleness spots that may be present in the skin and mucous membrane and internal organs। So friends, we have discussed the whole laboratory diagnosis of HIV इन्फेक्शंस। जो हम लोगों ने HIV इन्फेक्शंस की लेबोरेटरी डायग्नोसिस पढ़ी, तीन पार्ट में पढ़ी। पहली पार्ट में हम लोगों ने स्पेसिफिक टेस्ट को डिस्कस किया, दूसरी पार्ट में हम लोगों ने नॉन स्पेसिफिक टेस्ट को डिस्कस किया, और लास्टली हम लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस को और इससे रिलेटेड ट्यूमर्स को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पूरी वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स।